नमस्कार छात्रों। परिसर अध्ययन भाग 1 की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पृथ्वी का घूमना इस पाठ के दूसरे वीडियो के अंतर्गत निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन करेंगे। अधिवर्ष या लीप वर्ष क्या तुम जानते हो? इसके अंतर्गत कुछ रोचक तथ्य हम जान लेंगे। पूर्णिमा और अमावस्या, चंद्रमा की कलाएं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, चांद्रमास, तिथि और आखिरी में हम देखेंगे हमने क्या सीखा। चलो हम पहला मुद्दा देखते हैं, अधिवर्ष। पृथ्वी को सूर्य की चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिवस और 6 घंटे लगते हैं, यह हमने सीखा है। और इसी कालावधि को हम एक वर्ष कहते हैं, यह भी हमने पिछली वीडियो में देखा है। लेकिन ग्रेगरियन प्रणाली वाले दिनदर्शक यानी कैलेंडर में एक वर्ष को सामान्यतः 365 दिवस ऐसा मानते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक वर्ष के 6 घंटों को नहीं गिना जाता, यानी कि 4 वर्ष में 24 घंटे अथवा एक दिवस कम गिना जाएगा। इस एक दिवस की पूर्ति करने के लिए ग्रेगरियन दिनदर्शक के प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह में एक अतिरिक्त दिवस और मिलाया जाता है। उस वर्ष फरवरी माह में 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन होते हैं और वह वर्ष 365 के स्थान पर 366 दिनों का होता है। इस वर्ष को अधिवर्ष या लीप वर्ष ऐसा कहते हैं। यहाँ देखिए 2019 का फरवरी माह, यहाँ आपको 28 दिन दिखाई दे रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 2019 अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 28 दिन फरवरी माह में दिखाई दे रहे हैं, यानी एक साल में 365 दिन हो गए। अब यहाँ देखिए 2020 साल के फरवरी माह में आपको 29 दिन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या 2020 अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा? तो आपका जवाब होगा हाँ, 2020 यह अधिवर्ष या लीप वर्ष कहलाएगा। अब अगला हमारा मुद्दा है, क्या तुम जानते हो? पृथ्वी का अक्ष झुका होने तथा पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन तथा रात की कालावधि समान नहीं होती। इसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है 22 मार्च से 23 सितंबर की इस कालावधि में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतुएं होती है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी ज़्यादा है, अर्थात वहाँ अधिक उष्णता होगी। इसलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है। अर्थात आपको पता ही होगा कि ग्रीष्मकाल यानी समर सीजन में दिन बड़ा होता है। ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी यानी प्रकाश कम दिखाई दे रहा है। इसी कारण इस भाग में उष्णता भी कम होगी और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है। और आप जानते हो विंटर यानी कि शीतकाल में रात बड़ी होती है और दिन हमें छोटा दिखाई देता है, दिन छोटा लगता है। फिर 23 सितंबर से 22 मार्च की कालावधि में क्या होता होगा? यह चित्र देखिए, आपको सूर्य का प्रकाश यानी रोशनी दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, इसलिए उष्णता भी अधिक मिलती होगी। अतः इस कालावधि में दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होता है, अर्थात दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ठीक इसी समय उत्तरी गोलार्ध में
सूर्य की रोशनी कम मात्रा में दिखाई पड़ रही है, इसलिए उष्णता भी कम मिलती होगी। फलतः उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल होता है, यानी कि रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। यदि अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष हो तो ऊपर दिए गए जो दिनांक है उसमें अंतर हो सकता है। यह बातें आपके समझ में आ गई होगी। भारत में मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, यह 3 ऋतुएं मानी जाती है। इसी प्रकार हम वर्ष भर में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत तथा शिशिर को भी ऋतुएं यानी मौसम मानते हैं। ऐसी 6 ऋतुओं का एक चक्र होता है। हमारे देश में इन ऋतुओं से संबंधित कुछ पर्व तथा उत्सव मनाए जाते हैं। साथ साथ विभिन्न प्रकार के गायन वादन और खेलों का आयोजन भी किया जाता है। इसका अनुभव भी आपने कई बार किया होगा। अब हमारा अगला मुद्दा है पूर्णिमा और अमावस्या। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखता है, यानी दूसरी ओर का जो हिस्सा होता है चंद्रमा का, वो हमें पृथ्वी से कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। अगर वह हमें देखना है तो हमें स्पेस में यानी अंतराल में जाना होगा। अब चंद्रमा स्वयं प्रकाशित तो नहीं है, उसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, यह बातें हमने पढ़ी हैं। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वह पृथ्वी से हमें दिखता है। जिस रात चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला पूरा भाग दिखता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं, और जिस रात पृथ्वी से चंद्रमा का कोई भाग हमें दिखता नहीं है उसे अमावस्या ऐसा कहते हैं। हमारा अगला मुद्दा है चंद्रमा की कलाएं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का पृथ्वी से दिखने वाला प्रकाशित भाग क्रमशः घटता जाता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक वह पुनः क्रमशः बढ़ता जाता है। इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं ऐसा कहते हैं। हमारा अगला मुद्दा है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अमावस्या से पूर्णिमा की स्थिति में आने के लिए चंद्रमा को 14 से 15 दिन लगते हैं। इस पखवाड़े को शुक्ल पक्ष ऐसा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का पृथ्वी की ओर का प्रकाशित भाग क्रमशः घटने लगता है और 14-15 दिनों के बाद पुनः अमावस्या आती है। इस पखवाड़े को कृष्ण पक्ष ऐसा कहते हैं। हमारा अगला मुद्दा है चांद्रमास। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक की जो कालावधि होती है उसे ही चांद्रमास ऐसा कहते हैं। चांद्रमास लगभग 28 से 30 दिनों का होता है। अगला मुद्दा है तिथि। चांद्रमास के दिनों को तिथि ऐसा कहते हैं, यानी कि चांद्रमास में जो भी 28 से 30 दिन हो गए उस हर एक दिन को तिथि ऐसा कहा जाता है। हमारा अगला मुद्दा है हमने क्या सीखा। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, यह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी के झुके हुए अक्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है, यह हमने वीडियो में अभी पढ़ा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के परिक्रमण के कारण हमें चंद्रमा की कलाएं दिखाई देती है, यह भी मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक की कालावधि को चांद्रमास कहते हैं और चांद्रमास लगभग 28 से 30 दिनों का होता है, यह भी आप अब जान चुके हो। पूर्णिमा को समाप्त होने वाले चांद्रमास के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार अमावस्या के साथ समाप्त होने वाले पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं, यह भी आप अब जान चुके हो। चांद्रमास के दिनों को ही तिथि कहते हैं, यह भी आपको अब पता है। यह सारी बातें हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ ली है। अब होमवर्क देखते हैं। पहला सवाल, अब क्या करना चाहिए।
अमित को अपनी दादी जी को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना है। दादी जी को ठंड से कष्ट होता है, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया किस कालावधि में जाना चाहिए? आपको अगर नक्शा पता होगा तो ऑस्ट्रेलिया यह दक्षिण गोलार्ध में आता है और हमारा भारत देश उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल और शीतकाल की ऋतु कब होती है, यह मैंने आपको पढ़ा है। तो आपको उसी से ढूंढकर लिखना है कि अमित को कब अपनी दादी जी को ऑस्ट्रेलिया लेकर जाना चाहिए, क्योंकि दादी जी को ठंड से कष्ट होता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्मकाल होगा, यानी दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल होगा, उसी कालावधि में अमित को दादी जी को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। उस कालावधि की जो तारीख है वह आपको यहाँ पर लिखनी है। यह वीडियो आपको फिर से एक बार देखकर इस सवाल का जवाब ढूंढना है। थैंक यू।